स्वागत है आप सबका। मैं संजय सर आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने क्लास 12 की फिजिक्स में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ यानी कि किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम ये क्या हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष जो बोर्ड की परीक्षा होती है 12th क्लास की उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ये किरचॉफ्स लॉ का आर्टिकल उसमें अवश्य आता है या फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो उस लिहाजे से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर हम जो सरल परिपथ होते हैं उन सरल परिपथ की समीकरणों को जब सोल्व करते थे हम तो वो ओम के नियम के अनुसार की जाती है। ओम के नियम के अनुसार सरल परिपथों के समीकरणों को हल करते थे, लेकिन जो कठिन परिपथ होते थे उन परिपथों को ओम के नियम के अनुसार सोल्व करने में बहुत कठिनाई आती थी, बहुत परेशानी आती थी। तो उनको सोल्व करने के लिए सन 1842 ईस्वी में एक बहुत ही वैज्ञानिक थे गुस्टॉफ किरचॉफ। इनका नाम था गुस्टॉफ किरचॉफ। किरचॉफ ने एक नियम दिया और उस नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। इन्होंने दो नियम दिए किरचॉफ के। कौन कौन से नियम थे किरचॉफ लॉ के? पहला नियम था संधि का नियम। जो प्रथम नियम था ये कैसा नियम था? संधि का नियम। संधि का नियम। इस संधि के नियम में इन्होंने क्या बताया कि कोई भी संधि, संधि का मतलब होता है जोड़। इस प्रकार से यहाँ पर कोई एक जोड़ है जिस पर से बहुत सारे तार ऐसा करके जोड़ दिए जाएं। इस प्रकार से बहुत सारे तार क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए हैं। तो ये सब के सब तार एक जगह एक बिंदु पर आके मिल रहे हैं। जहाँ पर ये सब के सब तार जो है मिल रहे हैं उसको कहेंगे हम संधि। संधि का मतलब जोड़ना, यानी कि जो चीज़ें चार रास्ते हैं, एक रास्ता पूरब से आ रहा है, एक पश्चिम से आ रहा है, एक उत्तर से आ रहा है, एक दक्षिण से आ रहा है। अगर ये चारों रास्ते किसी बिंदु पर आकर मिलते हैं तो वो बिंदु ही संधि कहलाएगा। ठीक है, अब ये संधि है ओ बिंदु। इस पर माना हमने कुछ धाराएं जो हैं वो बाहर की ओर जा रही हैं, ये जा रही हैं बाहर की ओर। इसको मान लिया I1 धारा, इसको मान लिया I2 धारा, इसको मान लिया I3 धारा। कुछ धाराएं इससे बाहर की ओर जा रही हैं, ये बाहर की ओर जा रही हैं। कुछ धाराएं इसकी अंदर की ओर आ रही हैं, अंदर की ओर। और ये अंदर की ओर कौन सी है? I4 धारा, I5 धारा। ठीक है, ये 5 धाराएं ली हैं हमने, 5 वायर लिए हैं, किसी एक संधि पर जोड़ दिए हैं। इससे जाने वाली धाराएं और इससे आने वाली धाराओं की बात करेंगे हम। तो किरचॉफ का नियम क्या दिया उन्होंने इस परिपथ के अकॉर्डिंग? इन्होंने बताया संधि के नियम में कि किसी संधि पर, यानी कि किसी सरल परिपथ के, कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा उससे जाने वाली धाराओं का जो योग है वो बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। अर्थात इन्होंने बताया कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा उस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात समेशन I इज इक्वल टू 0। इसे ही कहते हैं हम संधि का नियम। ठीक है, इसे कहते हैं हम संधि का नियम, यानी कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, पहला नियम। जैसे इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो संधि से जाने वाली धाराओं जो है इसको मान लें हम I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका बीजगणितीय योग। जो जाने वाली धाराएं इनका बीजगणितीय योग। ठीक है नहीं, वो कह रहा है कि ये क्या होता है? शून्य होता है। समस्त धाराओं का जो योग है इस संधि पर मिलने वाली उनका सबका योग 0 होता है। तो कुछ जा रही हैं और कुछ आ रही हैं। ये जा रही हैं धाराएं और ये इस बिंदु पर आ रही हैं। तो आने वाली धाराएं क्या होंगी? इनके विपरीत हैं। तो इसका मतलब ये जा रही हैं बाहर की ओर, इस संधि पर ये आ रही हैं। तो इस संधि पर ये बाहर की ओर जा रही है, अंदर की ओर आ रही है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव। इनको हमने पॉजिटिव रूप से लिख दिया। और ये I4 और ये I5 हमने नेगेटिव रूप से लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सी धाराएं? ये जाने वाली और ये आने वाली, इनका सबका जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 हो गया। तो यही लॉ क्या है? यही हमारा जो नियम है, इसी नियम को कहेंगे संधि का नियम। अब इसमें देखो यहाँ से एक परिभाषा और निकल सकती है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और उस संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो माइनस के हैं I4 और I5 जो इस संधि पर आ रही हैं इसको उस साइड ले जाएं, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं। तो I4 प्लस I5 ये माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक समीकरण प्राप्त हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये बताती है परिभाषा कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा उस संधि पर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। या फिर उनका समस्त योग 0 होता है।
ठीक है, ये संधि का प्रथम नियम। अब संधि का द्वितीय नियम की बात करते हैं, संधि के द्वितीय नियम की। अब देखो ये किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम क्या है, किसे कहते हैं हम दूसरा नियम? दूसरा है लूप का नियम। किसका नियम है? लूप का नियम। इसको हम लूप के नियम को हम बंद पास का नियम भी कह सकते हैं, या करके लिख सकते हैं बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। तो ये दो तरीके से इसको हम कह सकते हैं, लूप का नियम या फिर बंद पास का नियम। तो दो नियम हो गए किरचॉफ के। अब ये नियम क्या है? इस नियम के नियम इस डायग्राम को देखेंगे जरा, ये डायग्राम मैंने बना रखा है। तो इस डायग्राम में क्या देखो, ये बंद पास है, पूरा बंद है सर्किट। इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इसके विद्युत भाग बल ई है, E1 है, और इसका विद्युत भाग बल E2 है। अब देखो ये E1 यहाँ से जो विद्युत भाग बल है, यानी कि ये जो हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से जो करंट जाएगा वो प्लस से माइनस की ओर जाता है करंट। तो प्लस ये साइन है, तो इससे कहाँ जाएगा करंट? इससे एक करंट इधर की ओर जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सेल है, तो इससे भी करंट, देखो प्लस इसका सिरा इधर की ओर है, तो इससे भी करंट इधर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो करंट होगा ये I1 होगा, पहले सेल से जा रहा, दूसरे सेल से I2 करंट जाएगा। अब ये दोनों के दोनों करंट कहां पर जाकर संधि पे मिल रहे हैं? ये एक संधि है B, इस B संधि पर मिल रहे हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम लग गया यहाँ पर, ये आ गए इस पर। अब इस से ये दोनों मिलकर ये जा रहे हैं इस प्रकार से I1 प्लस I2, इन दोनों का योग हो गया इस संधि पर। इन दोनों का जो योग होगा वो बराबर होगा, ये जो I1 I2 हैं और ये I1 I2 दोनों कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि इस संधि से ये आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है नहीं? संधि पर तो जीरो। अब देखो यहाँ से I1 प्लस I2 ये गया, इस प्रतिरोध R3 से पास हो रहा है ये करंट और ये जा रहा है इस प्रकार से, यहाँ तक तो I1 प्लस I2 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये संधि बनती है, एक संधि हमें ये E मिल गई, इस संधि से ये करंट बट जाएगा, दोनों अलग अलग, ये I1 में चला जाएगा, यानी कि जिससे I2, ये I2 है, ये सेल है, E2 यहाँ से I2 करंट निकला था, प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि यहाँ से I2 करंट फ्लो हुआ था, तो ये I2 करंट ही इधर की ओर चला जाएगा R2 प्रतिरोध में, और जो I1 करंट था वो I1 में चला जाएगा, इससे फ्लो हुआ था I1 करंट E1 से, तो यहाँ I1 करंट चला जाएगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संधि E है, इससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर से करंट, और जो संधि B है यहाँ पर आकर ये जुड़ गया, यानी कि संधि हो गया, ठीक है नहीं? क्या हो गया? इनकी संधि बन गई, संधि हो गया, ये जुड़ गए और ये दोनों करंट जुड़कर I1 प्लस I2 हो गया, जो कि R3 से होकर पास हो रहा है। ये तो एक सर्किट की बात थी, एक बंद पास की बात थी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसको समझाना था आपको, ठीक है नहीं? इसमें हमने एक सर्किट ले रखा है जिसमें विद्युत दो सेल लगे हुए हैं जिनके विद्युत भाग बल E1 और E2 हैं, और इसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं R1, R2 और R3, इससे मिलाकर एक परिपथ बना गया। अब बात आती है लूप के नियम की, यानी कि बंद पास का नियम, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसकी। ये होता क्या है तो अच्छे से समझ लेना इसको बच्चों। देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो एक तो बंद पास ये बन गया है और दूसरा बंद पास ये बन गया है, ठीक है नहीं? तो इससे परिभाषा बनाएंगे कि किसी भी सरल परिपथ के बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में प्रभावित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उन विभिन्न खंडों में विद्युत वाहक बल, यानी कि उसमें जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। इसे कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्या कहते हैं इसको हम? किरचॉफ का सेकंड लॉ, ठीक है। अब ऐसे बंद पास में जो आवेश है, आवेश जब इसमें घूमेगा यानी कि प्रभावित होगा, फ्लो होगा, क्या होगा? आवेश। जब आवेश इसमें चलेगा तो आवेश चलने पर उसकी ऊर्जा में कुछ वृद्धि होती है तो कुछ उसकी ऊर्जा में हानि होती है। जितनी उस आवेश की ऊर्जा में हानि होगी उतनी ही वृद्धि होगी, अर्थात वो दोनों किसी संधि पर जाकर एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को खत्म, यानी कि जितनी उसमें वृद्धि हुई ऊर्जा में आवेश की, उतनी ही उसकी ऊर्जा में हानि होगी, दोनों संधि पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि इसमें जो आवेश है वो कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। आवेश कैसा रहेगा? संरक्षित रहता है कि जितनी उसकी ऊर्जा है वो उतनी की उतनी उसमें बरकरार बनी रहती है। इसलिए हम इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये नियम,
ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसमें, तो ये डायग्राम जो हमने बना रखे हैं इस डायग्राम के अनुसार देखेंगे। तो पहले पास में देखेंगे बंद पास में, यानी कि पहले प्रथम बंद पास में, बंद पास में, ठीक है नहीं, किसके अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियमानुसार। बात समझ लेना, किस प्रकार से समीकरण बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहला जो पास है हमारा ये है, तो हमने अभी परिभाषा बताई कि इनका जो बीजगणितीय योग है किसका, जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो एक तो E1 है और एक E2 है, तो इनका जो बीजगणितीय योग है देखो कितना होगा, ये E वेक्टर। अब ये जो बीजगणितीय योग देखो इसकी दिशा इधर की ओर है और इसकी भी दिशा इधर की ओर है, दोनों की एक है, यहाँ पर संधि में मिल रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गया, देखो अगर देखें तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस संधि पर अगर इसको हम ऐसे करके फैला दें तो एक इधर से जा रही है और एक दूसरा इधर से आ रहा है, इस संधि पर मिल रहे हैं दोनों। बात समझ में आ रही है नहीं, तो कैसे एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों का योग कैसा होगा, नेगेटिव होगा, अंतर के बराबर होगा, बराबर। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर धारा इधर की ओर आ रही है और ये धारा इधर की ओर आ रही है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर भी। और जब एक दूसरे के अपोजिट, इस संधि पर ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब I1 R2 I1 R1 इन दोनों का गुणनफल, बहने वाली धारा I1 है, इसके संगत प्रतिरोध R1 है, तो I1 R1 भाई इनका गुणनफल, बहने वाली धाराओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, और जितने भी समस्त हैं इसके अंदर उन सब का, उनके संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग की बात करते हैं हम। तो देखो ये क्या है, ये भी इसके विपरीत है, तो इसका मतलब माइनस का होगा, ये भी I2 R2। बात समझ में आ गई या नहीं, दोबारा समझ लीजिए कि I1 धारा इस बिंदु पर आ रही है और I2 धारा भी इसी बिंदु पर आ रही है। I1 का संगत प्रतिरोध R1 है, तो इन दोनों का गुणनफल हो गया I1 R1, ये हो गया। और दूसरे में I2 है और ये R2 है, इनका गुणनफल हो गया R2। तो इनका बीजगणितीय योग की बात करते हैं, लेकिन दोनों इस संधि पर क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट के लिए माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, R1 I1 इज माइनस I2 R2। तो ये पहले पास के लिए समीकरण बन गई, ठीक है नहीं, पहले पास के लिए एक समीकरण बन गई। अब दूसरे, इस द्वितीय पास की बात करते हैं। द्वितीय यहाँ पर देख लीजिए इधर, ठीक है, सेकंड द्वितीय पास के लिए, द्वितीय पास में कर लो, ठीक है नहीं, ऐसे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ के अनुसार ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर धारा कितनी है, I2 है। पहले तो विद्युत वाहक बल की बात कर लें, तो इसको तो ऊपर वाले को छोड़ दें, अब इस पास की बात करें। तो इस पास में देखो विद्युत वाहक बल कितने हैं, एक ही है बस E2, और तो नहीं है कहीं पर। जब हमने इसको हटा दिया था तो देखो इस वाले पास में हमने बात की थी तो दो थे, एक ये था, एक ये था, दो विद्युत वाहक बल कार्य कर रहे थे। लेकिन नीचे वाले में हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है E2, तो ये कितना हो गया, ये E2 इज इक्वल टू बराबर, ठीक है नहीं, तो यहाँ तो योग होगा नहीं, एक ही है, एक ही को ले लेंगे। अब इसमें देखो धाराएं I2 और इसके संगत प्रतिरोध R2, I2 संगत प्रतिरोध R2। बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। इसके बाद अब देखो इस संधि पे आई तो इस संधि से आगे की ओर जा रहा है, एक दूसरे के देखो विपरीत नहीं है, एक दूसरे की डायरेक्शन में है, इस प्रकार से डायरेक्शन चल रही है, ठीक है, एक साइक्लिक रूप में। अब देखो ये, इसके बाद अब प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस तब लगाते हैं जब एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट थे तब माइनस लगा इनके बीच में। अब यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, I1 प्लस I2। इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R3, तो I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध है R3। ये दूसरी समीकरण बन गई, इसको सोल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, या करके लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर I1 के साथ, I1 R3 प्लस I2 R3, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि ये I2 एक साथ ले लो, तो I2 बाहर ले लिया और अंदर बचा हमारे पास R2 प्लस R3 और यहाँ पर बच गया I1 R3। E2 इज इक्वल टू, वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस प्रकार से एक समीकरण बन गई। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे, ये समीकरण लगाएंगे वहाँ पर। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सरल परिपथ का समीकरण आएगा तो उसको सॉल्यूशन करना हो, उसको सोल्व करना हो सरल परिपथ को, तो सरल परिपथ का सॉल्यूशन हम इस समीकरणों के द्वारा, इस समीकरण और इस समीकरण के द्वारा, इन दोनों समीकरणों के द्वारा सोल्व कर सकते हैं।
और इस प्रकार का अगर परिपथ होता है तो उसको इस समीकरण के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये किरचॉफ का नियम था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सबके पास शेयर कर दें, जिससे कि कोई बच्चा हमारी वीडियो से छूटे नहीं और हमारी वीडियो को पूरा देखे, लाभ उठाए और हमारी इस वीडियो को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।